राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। दक्षिणी भारत में स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था विकसित हुई। उसे रैयतवार या रेयतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में रैयतवारी व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड व मुनरो को लगता था दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं। 150 साल तक अंग्रेज़ देश के विभिन्न भागों में किसी विशेष फसल के लिए किसानों को मजबूर करते थे। फसलों में बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। विलियम मॉरिस ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार। कपड़े के छापों में इस्तेमाल नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया। उस समय दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत भारत था। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाज़ारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंग्यू में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 30% था। 1810 में यह 95% हो चुका था। 18वीं सदी में बंगाल में नील की खेती तेज़ी से फैली। अधिकारी नौकरी छोड़ नील के कारोबार में मुनाफा कमाने लगे। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए व नील के बागान लगाने लगे। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रैयती। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे, यानी 1000 बीघा जमीन है तो 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेज़ों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। नील के पौधे की पत्तियों को फैक्ट्री के वेट्स होद में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबाया जाता था। इस होद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। दूसरे होद बीटर वाट, एक किण्वन या संग्रहण पात्र में घोल को हिलाया जाता था और पेडलों से खंगाला जाता था। जब ये द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो होद में चूने का पानी डाला जाता था। मजदूरों को 8 घंटे से भी ज़्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया।
बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूलने के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई भी की गई। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में ये खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ईडन की कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। बागान में नील उत्पाद धराशायी होने के बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। जब महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से लौटे थे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। W.S. सीटनकार, नील आयोग के अध्यक्ष, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती है। श्री साले, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? हाजी मुल्ला, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा, परंतु नील नहीं उगाऊँगा। 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जी बेपतिस्त लबात ने कैरिबियाई द्वीपों का दौरा किया और इलाके के बारे में लिखा जिसमें नील की खेती का वर्णन भी है। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा, दिकुओं, बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी, संथाल और उराव भी शामिल थे। महुआ एक फूल है जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डोंगरिया कंध कबीलों की औरतें पंडानू की पत्तियां इकट्ठा करके पतले बनाती है। कुछ आदिवासी समुदाय झूम खेती, जिसको घुमंतु खेती कहते हैं, करते थे। घास फूस जलाकर खाली जमीन पर छिड़कते हैं। इस राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगलीय पट्टियों में ही रहते थे। कुछ आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। जब स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बेंगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बेंगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बेंगाओं के लिए अपमान की बात थी। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे। कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरी वर
एल्विन ने 1930 और 1940 के दशक में कई साल मध्य भारत के बेंगा और खोंड समुदाय के बीच बिताए थे। वेरियर एल्विन द्वारा लिखित बेंगा 1939 और एल्विन की अप्रकाशित रचना नेट्स ऑन द खोंड्स वेरियन एल्विन पेपर्स नेहरू स्मृति संग्रहालय एवं पुस्तकालय पर आधारित। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संताल जैसी एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। घुमंतू खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। औपनिवेशिक वन कानूनों 1906 में सोमग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने, 1855 में संथालों ने बगावत की। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, ये सभी आंदोलन जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए गए जा रहे शोषण के खिलाफ बगावत थी। गरीब पिता के बेटे बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य परवरिश बोहड़ा के आसपास लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली। बिरसा स्थानीय स्कूल मिशनरी में जाने लगे, जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। बिरसा ने आह्वान किया मुंडाओं से कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का विरोध किया। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत के पुनर्जीवित करने का संकल्प लें। 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। रावणों, दीकू और यूरोपिया सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते वर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने से ऐतराज़ नहीं था। 1856 में कंपनी ने एक नया कानून बनाना पड़ा। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपना और आसान